नमस्कार। आज हमारे साथ हैं ज्योतिष के परम विद्वान आचार्य अनिल वस्त जी। आज तीज के पावन दिन आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं भारत न्यूज़ टीवी प्राइम और हमारे जो प्रिंट मीडिया उसकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्योतिष आचार्य महावीर कुमार सोनी, एम मीडिया पर्सन महावीर सोनी। मैं जो सफल व्यक्ति हैं यानी उनमें आप एक महान सफल लोगों में एक हैं। तो आज का अवार्ड जब लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलता है तो उसका मतलब उसने लाइफ में कुछ ऐसा अर्जित किया है जिसके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलता है। तो कुछ क्योंकि बहुत लंबा समय चाहिए, फिर कभी आपका समय लूँगा, आप सुबह से व्यस्त हैं क्योंकि। तो मैं चाहूँगा कि आपकी लाइफ के बारे में और ज्योतिष के बारे में कोई ऐसी मूलभूत जानकारी जो आप देना चाहते हैं और जिसके क्रम में आज इतने बड़े आपको सम्मान सम्मानित किया गया। सबके बीच में मैंने देखा बड़ा मंच पे आपका गौरवान्वित हुए हम आपके ज्योतिष के बारे में जानकारी सुन के, क्योंकि अथाह समुद्र है, इसका कोई एंड नहीं है। फिर भी आपके पास इस उम्र में बहुत सारी टिप्स भी आ जाती हैं। तो ज्योतिषों के मद्देनजर रखते हुए आप जो अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और इस जिस संस्था ने आपको आज सम्मानित किया उसके बारे में आप जो दो शब्द बोलना चाहते हैं, मैं चाहूँगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में ये जानकारी, ये जानने की जिज्ञासा जो उत्पन्न हुई है तो वो स्वाभाविक ही है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो वकालत कर चुका है, ऐसा व्यक्ति जो एक आर्टिस्ट है, ऐसा व्यक्ति जो क्रिकेट का प्लेयर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 25-26 विधाओं का विशेषज्ञ है, जो बांसुरी बजाता है, जो तबला भी बजाता है, तो क्या बात है कि वो एस्ट्रोलॉजी में इतना गहराई से क्यों उतरा। मेरे पिता चाहते थे कि मैं वकालत करूं और फिर मैं बन जाऊं एक अच्छा वकील और फिर उसके बाद बन जाऊं मैं जज भी। पर मुझे लगा कि मी लॉर्ड कहते कहते कितनी बार मुझे अपने स्वाभिमान से बार बार लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि मैं उस व्यक्ति को कह रहा हूँ, पता नहीं वो व्यक्ति इस लायक भी है कि नहीं। बेशक वो बहुत महान होते हैं, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, लेकिन मेरे मन में भाव ये था मी लॉर्ड तो परमात्मा ही हो सकता है, भगवान ही हो सकता है। तो मैंने वो व्यवसाय नहीं चुना और ज्योतिष इसलिए चुना, मेरे दादाजी ने मेरे बारे में भविष्यवाणी की थी कि तू एक दिन ज्योतिष के जगत में नाम पैदा करेगा और अध्यात्म ज्योतिष के अंदर तेरी बहुत स्थिति जो होगी वो लोग तेरी यशोगाथा गाएंगे। तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा दादाजी हैं, लेकिन उनकी बातें जो उन्होंने मेरे बारे में भविष्यवाणी करी, जैसे कि जब मैं 22 साल का होऊंगा मेरा एक सर्प से युद्ध होगा, मेरे एक बहुत बड़े सर्प से युद्ध हुआ, उन्होंने जैसा बताया, और तू विजयी होगा, और मैं विजयी भी हुआ। तो मुझे लगा कि उनके पास ऐसा क्या था, उन्होंने कैसे देख लिया मेरे बारे में। तो मुझे जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। तो मेरी जन्मभूमि तो अमृतसर है और कर्म भूमि मेरी मुरादाबाद है, यूपी के पास। वहीं पर ही मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करी। फिर मेरी जो इस वक्त जीवन को जीने की उत्कंठा और कर्म भूमि को लेके मैं चलूँ, वो मेरी विद्या की भूमि है मुरादाबाद और कर्म भूमि मेरी दिल्ली की है। यहाँ बैठ के फिर मेरी तपस्या, मेरा अनुसंधान शुरू हो गया कि ये ज्योतिष क्या है, क्या वाकई कुछ है। खोज तो मैं उससे पहले भी रहा था, क्योंकि मेरे गुरुदेव मुरादाबाद में डॉक्टर हंसराज सुमन जी थे और वो बहुत सिद्ध पुरुष थे और उनके चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखे थे। तो मेरे मन में थी ये जिज्ञासा कि ये ज्योतिष कैसे जान लेते हैं। मैंने बहुत मार्गों से यात्रा करी, मैंने बहुत स्वाध्याय किया, बहुत अनुसंधान किया, वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, मैंने आरण्यक पढ़े, मैंने उसके साथ साथ फिर बहुत सारे अपने रामायण महाभारत वगैरह वगैरह, और ज्योतिष को ढूंढता रहा हर जगह। मुझे बहुत उत्सुकता होती थी कि जब नारद जी ने कह दिया कि भाई देवकी का जो गर्भ से जो 8वां पुत्र होगा वो कंस का विनाश करेगा, मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि उन्होंने कैसे कह दिया। कंस को ये भविष्यवाणी होती है और वो कैसे नारद जी कह देते हैं कि भाई ये जो छोटी सी बालिका है सती, इसके जो पति होंगे वो निराकार परमेश्वर शिव होंगे। खोजबीन जारी रही और खोजते खोजते पढ़ते पढ़ते आज इस स्थिति में पहुंचा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक तपस्या है, ये ब्रह्मा जी की विद्या है। यहाँ आपको स्वाध्याय करना होगा, अध्ययन करना होगा,
हर व्यक्ति को सुनना होगा। पता नहीं किसके कंठ से नारायण कब क्या रूप लेके प्रकट हो जाए। तो ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सबके पास कुछ ना कुछ है, सबके कोई ना कोई गुरु हैं। तो आप सबको तन्मयता से सुने, पता नहीं कौन सी वाणी ऐसी निकल जाए जो आपको मास्टर की दे जाए और वो खोज शुरू हो जाए। तो मैं भी आज यहाँ तक जो पहुँचा हूँ, स्वभावता उसके अंदर एस्ट्रोलॉजी भी है, उसमें पामिस्ट्री भी है, उसके अंदर न्यूमरोलॉजी भी है, उसके अंदर कलर थेरेपी भी है, उसके अंदर सिग्नेचर राइटिंग भी है, कर्मकांड एक अलग चीज़ है। कुल मिला के ये पता चला कि 4 पुरुषार्थ होते हैं। एक होता है धर्म, एक होता है अर्थ, एक होता है काम, एक होता है मोक्ष। इसी के लिए तो हमारा जीवन है। तो जन्म कुंडली का 1/5वां भाग धर्म है, और काम क्या है? 2, 6, 10वां भाव कर्म क्षेत्र है। और अर्थ, धर्म अर्थ 2, 6, 10, और काम क्या है? 3, 7, 11, और मोक्ष क्या है? 4, 8, 12। अगर आपने इस प्रकार से स्वाध्याय किया, जिन भावों में शुभ ग्रह पड़े हो, समझ लीजिए ये व्यक्ति इस उद्देश्य से इसने जन्म लिया है। फिर उसका अनुसंधान शुरू हो जाता है। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। रावत जी ने बहुत अच्छी स्पीच दी, राघवेंद्र जी ने कमाल कर दिया कि किस प्रकार एक सन्यासी, एक साधु, और किस प्रकार से इतने लोगों को इकट्ठा करके अध्यात्म के क्षेत्र में इतना बड़ा उन्होंने एक सम्मेलन किया। उस सम्मेलन में सब लोगों ने अलग अलग वक्तव्य दिए, बड़े सारगर्भित वक्तव्य हुए, और मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ जयपुर के अंदर, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मन था आज मैं कुछ ऐसा विषय बोलने वाला था कि योगी और सन्यासी एक ही पत्री में कैसे देखे जाते हैं। ठीक, चूंकि समय का अभाव है, आयुष की भी अपनी समस्या है, तो मुझे लगा कि चलो मैं कुछ थोड़ा बहुत बोलूं, और अगर मेरे बोले हुए से किसी को कोई लाभ पहुंचे या लाभ पहुंचेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपने मुझे इतना समय दिया, आपका मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मुझे लगता है जो क्वेश्चन मुझे पूछ लेना चाहिए वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जिस लेवल पे आप पहुँचे हैं, लगता है कि वो समाधान आपके द्वारा हुआ। जन्म पत्री को कर्मों की अभिरंजक कहा जाता है, कि जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं उससे हमारा दिग्दर्शन करा देते हैं। कहते तो हैं इस बारे में, लेकिन साहित्य जो हमें मिलता है वो पूर्ण नहीं मिलता। आपने जो, क्योंकि अनुभव से आता है, बहुत सी चीज़ें केवल पुस्तकों से या शास्त्रों से नहीं आती। तो जब आपने इतनी सारी कुंडलियाँ देखी है तो आपको कुछ तो ऐसा टिप्स लगे होंगे जो हमारे ब्रह्मांड में और रहने चाहिए। चैनल के माध्यम से या जो भी हम कुछ बोल रहे हैं ब्रह्मांड में कैच हो रहा है, तो कुछ आपका अगर इस बारे में आप बोलना चाहें कि कौन से ग्रह के क्या अपन अंदाज लगाएं कि हमने ये पाप किया है या ये पुण्य किया है या ऐसा कुछ कर्म किया है जिसकी वजह से ये ग्रह फलाने स्थान पे मौजूद है। इसमें अगर कुछ आप जानकारी आपके नई, क्योंकि आप शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, कुछ बोलना चाहें तो जरूर बोलिए। मैं कहना चाहूँगा कि जन्म पत्री का जो पंचम भाव है वो पूर्व जन्मों की अतृप्त वासनाएं हैं। अतृप्त वासनाओं के कारण ही हमें दोबारा जन्म मिलता है। अगर लगन वर्तमान का जन्म है और अगर पंचम भाव पूर्व जन्मों की अतृप्त वासनाओं का केंद्र है, तो स्वभावतः नवम भाव तुम्हारे अगले जन्म की भविष्यवाणी करता है। जहां तक कर्मों की बात है तो तुम रहे कर्ता और दशम भाव रहे तुम्हारे कर्म, और तृतीय और 11वां भाव रहे तुम्हारे भुजबल, तुम्हारी दोनों भुजाएं। तो लगन यानी तुम, और तीसरा भाव और 11वां भाव तुम्हारी भुजाएं, और जन्मपत्री का मीन लगन जहां पड़ा हुआ है वो है तुम्हारे पैर, और चतुर्थ भाव जो है वो है तुम्हारे शोचनीय विषय। तो इससे तुम देखो कि दशम भाव के ऊपर जो कर्म बनेंगे तुम्हारे, उनका जो कर्म फल होगा, 11वां भाव उस कर्म का कर्म फल दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं। मान लीजिए 1, 5, 9 में ये धर्म भाव है, धर्म त्रिकोण है। अगर इसके अंदर शुभ ग्रह ज्यादा हैं, 3 से ज्यादा हैं, तो ये व्यक्ति धर्म पूर्वक आचरण करके जीवन जिएगा। अगर 2 से 10 के अंदर ज्यादा प्लैनेट आ गए, शुभ प्लैनेट आ गए, तो ये अच्छे मार्गों से धन उपार्जन करेगा। अगर 3, 7, 11 में है तो इसका मतलब वो शुभ कर्मों का भोग भी करेगा। और अगर 4, 8, 12 में, अमिताभ बच्चन के अष्टम भाव में 5 या 6 ग्रह हैं, अष्टम में, अष्टम भाव में ऐसा ही 6 हैं शायद, और रजनीश के तो शायद 7 ग्रह हैं। तो देखिए कैसे अध्यात्म के मार्ग की ओर, मोक्ष की और संन्यास की मार्ग की ओर निकल गए। एक बात और कहना चाहता हूं, जो छठा भाव होता है वो आपके चैलेंजेस हैं, वो आपके इस जन्म में आने वाले व्यवधान हैं, वो परीक्षाएं हैं जो आपको देनी है। वहां रोग है, वहां ऋण है, वहां कर्जा है, वहां पे गुप्त शत्रु भी हैं। और जो अष्टम भाव है वो उसका गुण है, वो उसका बल है, वो उसका पुरुषार्थ है।
अगर तीसरे भाव में रोग है, तीसरे भाव में ऋण है, तो अष्टम भाव उस ऋण की पावर है, वो उसका बाहुबल है। तो अगर वहां पर रोग है और अष्टम भाव में राहु है और उसके छठे से संबंध है, तो ये रोग बहुत गहरा होगा, पीड़ा देगा, जीवन भर रोग रहेगा। वो बहुत से रोग जीवन भर रहते हैं। डायबिटीज जीवन भर रहती है ना, बीपी हाई जीवन भर रहता है ना। ऐसे तो बहुत से रोग हैं जो जीवन भर रहने वाले हैं। अब कईयों के तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है, मृत्यु के साथ ही जाते हैं ये लोग। If the Lord of 6th house and the Lord of 8th house both are joining hands, both are aspecting, दोनों के ऊपर इनका प्रभाव है। छठे भाव का रोग का अर्थ ये है कि रोग आया। लग्नेश अगर बलवान है तो इसका मतलब रोग आया और रोग गया। लेकिन लग्नेश वीक है और छठा भाव बलवान है, इसका मतलब रोग आया टिकेगा। लेकिन अगर अष्टम भाव ने उसे देख लिया, लंबा टिकेगा, जीवन भर टिकेगा। और अगर इन दोनों का संबंध 12वें से हो गया, ये हॉस्पिटल पहुंच के जय श्री राम हो जाएगा। बिल्कुल सच। ये रही कर्मों की व्याख्या। बहुत सुंदर। आज हमें बहुत बड़े एक अनुभवी ज्योतिष शास्त्री के मार्गदर्शन का मौका मिला। वाकई हमारे चैनल के माध्यम से लोग इनकी बातों को जानें और अपने अनुभव को पुष्ट करें। आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। धन्यवाद, मुझे आपने मौका दिया, मैंने कुछ कहा। बहुत बहुत धन्यवाद।